जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की क्लास 6 की मैपल्स सीरीज की इंग्लिश की बुक के फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैपल्स सीरीज की बुक है, फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की मैपल्स सीरीज की बुक अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश अर्थात इस किताब के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से, और जो कि अंग्रेजी भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में जो यह पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके लिए ही यहाँ पर अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश फ्रेज का प्रयोग हुआ है। फ्रेज को हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं। यहाँ पर यह हम लोगों के फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की मैपल्स सीरीज की कक्षा 6 की इंग्लिश की बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कक्षा 6 की अंग्रेजी की पुस्तक है। इसके जो राइटर अथवा ऑथर्स हैं वह अंजू बंसल और BS गुप्ता जी हैं। यहाँ पर अब हम लोग बुक के अंदर के पेज को देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक के अंदर का पेज है। मैपल्स सीरीज की बुक है अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश। इसके जो ऑथर्स हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऑथर्स या राइटर्स अंजू बंसल और BS गुप्ता जी हैं। यह कक्षा 6 की अंग्रेजी की पुस्तक है मैपल्स सीरीज की। यह आगम बुक्स इंटरनेशनल की फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की मैपल्स सीरीज की क्लास 6 की अंग्रेजी की बुक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास कंटेंट्स है। कंटेंट्स अर्थात इसको हिंदी में हम लोग भूमिका अथवा पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि इस पुस्तक में कितने पाठ अथवा अध्याय हैं जिनके विषय में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट्स में पूरा पुस्तक में जितना भी अध्याय दिया होता है, पाठ दिए होते हैं, उसके विषय में जानकारी दी हुई होती है कि वह किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक है अथवा किस पृष्ठ से शुरुआत होती है। यहाँ पर जो यह पहला है, कंटेंट्स में पहला जो लेसन है द रोड नॉट टेकन। इस वीडियो में हम लोग इसी लेसन के एक्सप्लेनेशन को, हिंदी एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग धीरे धीरे सभी लेसन्स को कंप्लीट करेंगे, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अंत में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हम लोगों का लेसन 1 है। आप देख सकते हैं लेसन 1 द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन यह एक फ्रेज है जिसको कि हिंदी में हम लोग वाक्यांश कहते हैं। तो फ्रेज, यहाँ पर इस फ्रेज का शाब्दिक अर्थ है रास्ता जो नहीं लिया गया अथवा जिन रास्तों पर नहीं चला गया अथवा जिस रास्ते पर नहीं चला गया। इसके लिए आप पथ, मार्ग, सड़क, पगडंडी आदि शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। रोड के लिए आप सड़क, मार्ग, पथ, रास्ता, पगडंडी आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इस द रोड नॉट टेकन जो फ्रेज है इसको जीवन के संदर्भ में समझें तो आप कह सकते हैं कि जीवन में जो निर्णय अथवा फैसले अथवा बातें जो स्वीकार नहीं की गई या जो निर्णय फैसले नहीं लिए गए या नहीं लिए जा सके किसी कारणवश, तो इसके लिए द रोड नॉट टेकन फ्रेज यूज हुआ है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर कविता के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। The road not taken is a well beloved poem. The road not taken is a well-known and well-beloved poem. The poem is being written in a quite simple way about the road not taken by the poet on one of his walks. The poet is curious to know what the path he did not walk down would have been like at a deeper level. The poet is asking, what would my life have been like if I had chosen to do something else. यहाँ पर इस कविता के बारे में यह सब कुछ बताया गया है अंग्रेजी में। इसको हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा
आप देख सकते हैं कई कई जगहों पे ये प्रयोग होता है। इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह अथवा दोहरे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसको हम लोग उल्टे अल्प विराम भी कहते हैं। इसको हम लोग उल्टे कॉमा भी कहते हैं, अर्थात जो ये ऐसे होते हैं ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हमेशा जोड़े में यूज होते हैं, पेयर्स में यूज होते हैं। इनको हम लोग उल्टे अल्प विराम अथवा उल्टे कॉमा भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग अवतरण चिन्ह भी प्रयोग करते हैं, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उल्टे अल्प विराम या उल्टे कॉमा भी हम लोग प्रयोग करते हैं इन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके लिए हिंदी में। तो इसको हम लोग कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं या पंक्चुएशन मार्क्स आप कह सकते हैं, या कोटेशन मार्क। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर जो ये प्रयोग हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डैश प्रयोग हुआ है, इसको हम लोग हाइफेन या हाइफन कहते हैं। कोटेशन ये भी है, इसको हम लोग हाइफेन या हाइफन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग समास बुक या योजन चिन्ह अथवा समास चिन्ह कहते हैं। इसको हम लोग योजना श्रृंगार भी कहते हैं। यह क्या करता है, यह दो शब्दों को आपस में रिलेट करता है, अर्थात दो शब्दों का आपस में संबंध बताता है। जैसे फादर मदर, यहाँ पे माता पिता, फादर मदर। जैसे क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट्स मतलब कक्षा के बच्चे, अगर कक्षा है तो बच्चे तो होंगे, इसलिए कक्षा और बच्चों का संबंध यहाँ पर क्लास स्टूडेंट्स बता रहा है। तो यहाँ पर जो ये हाइफन है ये क्लास के बच्चों का उनके कक्षा के साथ संबंध बता रहा है। तो हाइफन दो शब्दों के बीच के संबंध को बताता है। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं उनका प्रयोग जो कोई भी स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उनको एग्जैक्टली उसी वे में प्रेजेंट करना, मतलब जो भी वक्ता होता है वक्ता के शब्दों को ठीक उन्हीं के शब्दों में सटीक रूप से अगर प्रदर्शित करना है, प्रेजेंट करना है, रखना है, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा अथवा डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और हाइफन इनका हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं। अब हम लोग इसकी हिंदी देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इंग्लिश को देख ही लिया था, अब इसकी हिंदी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कवि कहता है यहाँ पर जो पोएम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस मार्ग अथवा पथ अथवा रास्ते अथवा पगडंडी पर नहीं चला गया अथवा जो निर्णय नहीं लिए गए, तो वो अगर हम लोग उन पथ पर चलें जिस पे हम लोग निर्णय नहीं लिए, अगर उन पथ पर चलें तो कैसा रहा होता हम लोगों का जीवन, क्या परिणाम हुआ होता अगर जो पथ नहीं लिया गया या जो रास्ते या जो बातें नहीं स्वीकार किए गए उस समय पर, अगर हम लोग उस समय पर दूसरे पथ को स्वीकार कर लेते तो जीवन में क्या परिवर्तन होता, जीवन में कैसी स्थिति होती, यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। और यह जो कविता है यह एक बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में लिखी गई है अथवा साधारण तरीके से लिखी गई है, जिसमें कवि अपने एक सैर के दौरान दो रास्ते जब कवि के सामने प्रस्तुत होते हैं अथवा आते हैं तो कवि उनमें से एक रास्ते को अपनाता है और दूसरे रास्ते को नहीं अपनाता है। तो कवि यही सोचता रहता है कि अगर मैंने दूसरे रास्ते को अपना लिया होता तो कैसा रहा होता दूसरा रास्ता, पहला रास्ता कैसा था, उससे कैसे भिन्न होता दूसरा रास्ता। यही सब प्रश्न कवि के मस्तिष्क में आते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर एक रास्ते पर कोई व्यक्ति चलता है तो जब उसके सामने विकल्प होते हैं तो वह बाद में अगर उस जिस पथ पर वह चलता है अगर वह सही नहीं निकलता तो कभी मतलब अर्थात कोई भी व्यक्ति हो वह अफसोस करता है अथवा सोचता है कि काश मैंने उस क्षण पर दूसरे पथ को अथवा दूसरे फैसले को स्वीकार किया होता अथवा दूसरे रास्ते पर मैं चल दिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ अलग होता। तो यही सब प्रश्न कवि के दिमाग में उठते हैं। तो यहाँ पर जो वाक है इसको आप वॉक्स पढ़ेंगे, वाक्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एल साइलेंट है, ये वाक्स है।
तो वॉक को हिंदी में हम लोग सैर कहते हैं अथवा ठहराव कहते हैं। तो यह ऐसी एक निम्न दूरी की यात्रा होती है जो मतलब स्वास्थ्य के दृष्टि से की जाती है। मतलब अगर आपको अपने स्वास्थ्य को सही करना है तो आपको छोटी दूरी की अथवा निम्न दूरी अथवा अल्प दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। ज़्यादातर अधिकतर लोग सुबह के समय करते हैं क्योंकि सुबह की वायु बहुत स्वच्छ होती है। तो इसी को हम लोग हिंदी में सैर कहते हैं और इंग्लिश में वॉक कहते हैं। इसको टहलना अथवा ठहराव भी आप कह सकते हैं। अब हम लोग अपनी कविता को देखते हैं। यहाँ पर रीड एंड एन्जॉय द पोएम। रीड एंड एन्जॉय द पोएम अर्थात पढ़िए अथवा पठन कीजिए, करिए और समझिए। और कविता का अर्थात यहाँ पर जो पंक्तियाँ अथवा दोहे, छंद आदि दिए गए इनका आनंद लीजिए, इनके रस का आनंद लीजिए। क्योंकि कविताएं पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको अनुभूति होती है, सुकून शांति की। जीवन के अर्थ को कविताओं के माध्यम से समझाया जाता है। तो इसका आप आनंद लीजिए, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। क्योंकि आप तब तक एंजॉय किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको अच्छे तरीके से अपने भीतर उतार नहीं लेते अथवा उसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए आप इसको ऐसे ही बोलेंगे कि रीड एंड एंजॉय द पोएम अर्थात पढ़िए, समझिए और कविता का आनंद लीजिए, पंक्तियों का आनंद लीजिए। अब हम लोग कविता को देखते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है, टू रोज diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यहाँ पर कवि पहले स्टैंजा में कह रहा है, ये हम लोग का पहला स्टैंजा है। स्टैंजा को हम लोग दोहा अथवा छंद कहते हैं। तो ये स्टैंजा 1 है, इसको आप स्टैंजा फर्स्ट भी कह सकते हैं। कवि कहता है कि दो सड़कें अथवा पथ अथवा रास्ते, पगडंडियाँ, राहें, आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं रोज के लिए। कवि कहता है कि दो पगडंडियाँ सूखी प्रतीत होती हुई बट जाती हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो येलो वुड है यह सूखी प्रतीत होती हुई पीले जंगल को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक शरद ऋतु के समय की सुबह का टहराव है कवि का। क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी अर्थात येलो कब होती हैं, जब शरद ऋतु का समय होता है। तो यहाँ पर येलो वुड जो फ्रेज है, वाक्यांश है, वह शरद ऋतु के लिए प्रयोग हो रहा है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि शरद ऋतु में ही पेड़ पौधों की पत्तियां सूख कर नीचे भूमि पर, ज़मीन पर गिर जाती हैं और पीली हो जाती हैं। क्योंकि जब उनमें जल का संचार नहीं होता, जल उनमें नहीं प्रवाहित होता है, जब वे पेड़ पौधों की शाखाओं से टूटकर बिखर जाती हैं तो उनमें जल प्रवाहित नहीं हो पाता है और इस कारण वह सूखी होने लगती हैं और पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु के समय एक सुबह कवि जब टहलने जाता है तो उस समय के अपने अनुभव को कवि कविता के माध्यम से कह रहा है। कवि कहता है कि दो सड़कें जो कि शरद ऋतु के समय है एकदम ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि पीले जंगल के समान या जंगल के क्षेत्र के समान प्रदर्शित होती हैं, लगती हैं और वे दो पगडंडियों में बट जाती हैं। मतलब एक रास्ता रहता है और कुछ दूरी जाने के बाद वह जो एक रास्ता है वह दो दिशाओं में बट जाता है, अर्थात दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो दोनों भाग पे कवि देखता है कि ढेर सारे पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी हुई हैं और वे पत्तियां कैसी हैं, वे पत्तियां सूखी हुई हैं और पीली हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता बट गया है दो भागों में, यह किस समय के दृश्य को वर्णित कर रहा है, तो यह शरद ऋतु अर्थात यहाँ पर जो शरद ऋतु के समय के सुबह को प्रदर्शित किया जा रहा है इस येलो वुड के फ्रेज से। और कवि आगे क्या कहता है आप देख सकते हैं। कवि कहता है कि मैं यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह को सूचित कर रहा हूँ। जैसे कि जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम लोगों को फैसले लेने होते हैं और हम लोगों के सामने कई विकल्प होते हैं, तो हम लोगों को फैसले लेने होते हैं।
निर्णय करने होते हैं कि कौन सा फैसला लें, कौन से निर्णय लें जिससे कि हम लोगों का जीवन बेहतर हो सके या जिसका कि सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर आपने गलत निर्णय कर लिया तो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अगर आपने सही निर्णय लिया तो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चयन करना जीवन में सही समय पर सही चयन करना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि कह रहा है, जो कि कवि यहाँ पर स्वयं को किसी भी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। और यह जो रास्ता है, दो रास्ते, दो पगडंडियाँ हैं, वह जीवन में आने वाले जो निर्णय की घड़ियाँ होती है कि कौन सा निर्णय किस समय पर ले लेना चाहिए अथवा कौन से निर्णय को स्वीकार करने से उसके संदर्भ में रास्तों को बताया जा रहा है। अर्थात रास्ते आपके फैसले हैं। और जो कवि है, कवि की जगह आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे कि आपको सही निर्णय लेना होगा। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो आपके जीवन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सही लिया तो आप जीवन भर आनंद में रहेंगे। तो यहाँ पर यही इस कविता के माध्यम से फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई समय पर ऐसा होता है कि जो भी लोग होते हैं वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं अथवा उन्हें सही निर्णय लेने नहीं दिया जाता है या नहीं ले पाते हैं। ऐसा परिस्थिति, ऐसा समय आ जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अध्यापक और माता पिता सही निर्णय ना लें तो जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे बिगड़ सकते हैं या उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा तो राष्ट्र का भविष्य भी अंधकार में होगा। तो माता पिता को सही निर्णय लेना बहुत ही ज़्यादा उचित हो जाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को जिद करने पर मोबाइल फ़ोन पैसे आदि दे देते हैं, लेकिन यह निर्णय सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को कोई सामान दिया है तो आपको उसकी जांच भी करनी चाहिए कि बच्चे उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो आज हैं वो ही आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे। तो माता पिता के निर्णय का राष्ट्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह शिक्षकों का भी और शिक्षिकाओं का भी राष्ट्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर वे बच्चे को सही दिशा निर्देश देंगे तो वही बच्चे आगे जाकर राष्ट्र को सही दिशा में लेकर जाएंगे। अगर वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे और गलत दिशा निर्देश निर्णय करेंगे तो बच्चों के समय, बचपन के समय अर्थात शिक्षा के समय, तो वही बच्चे कुसंगति में अथवा नकारात्मक प्रभाव की वजह से देश को गर्त में अथवा अंधकार में ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय का क्या महत्व होता है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि दो पगडंडियाँ एक छोटे से पीले जंगल में बट जाती हैं और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। एंड एक राही के तौर पर, राहगीर के तौर पर अथवा यात्री के तौर पर मैं उन दोनों रास्तों के समीप बहुत देर तक खड़ा रहा। अर्थात यहाँ पर कवि है और कवि इन दोनों रास्तों को देखकर बहुत देर तक यहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि वह क्या करे, वो इधर जाए कि इधर जाए, कौन सा रास्ता सही होगा। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ कवि बहुत देर तक यहाँ पर खड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं आमतौर पर आजकल कि चौराहों पर या तिराहों पर ढेर सारे युवा युवतियाँ, जो जवान लड़के लड़कियाँ बच्चे हैं, वो खड़े रहते हैं, बस इधर उधर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर उनके अभिभावक और उनके शिक्षक अगर सही से ध्यान दें तो ये बच्चे भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल कर सकते हैं। पर कोई उतना ध्यान नहीं देता और बच्चे अपने जवानी के, जो कि जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है, क्षण होता है, उसको यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो आगे कवि कहता है कि वह बहुत देर तक खड़ा रहता है और उसके बाद वह एक रास्ते को देखता है जहाँ तक वह देख सकता है। लुक डाउन, कि एक रास्ते को नीचे तक देखता है, अर्थात वो जो रास्ता है एक नीचे तक जाता है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्राउंड, और वो वहाँ तक उस रास्ते को, उस पगडंडी को देखता है जहाँ तक कि वह एक छोटे से घने वन में जाकर मुड़ जाता है। जब घने वन में मुड़ जाता है तो इधर पेड़ पौधे, छोटे छोटे झाड़ झंखार रहते हैं, इसकी वजह से कभी आगे नहीं देख पाता। तो जहाँ तक मुड़ना होता है पथ को, वहाँ तक कभी देखता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि कभी यहाँ तक देख रहा है, इधर नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे खड़े होने के बाद। तो अंडर ग्रोथ को आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा जंगल होता है। अंडर ग्रोथ ये एक यहाँ पर फ्रेज है
इसका अर्थ होता है झाड़ झंखाड़ अथवा छोटा सा जंगल अथवा छोटा सा वन। जब आप कहीं जाते हैं जहाँ पे ढेर सारी वनस्पतियाँ होती हैं तो वहाँ पर झाड़ झंखाड़ या बहुत घनी सघन झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं कि आप इस पार से उस पार नहीं देख पाते हैं। तो उसी को हम लोग सिंपल शब्दों में इंग्लिश में अंडरग्रोथ शब्द से प्रदर्शित करते हैं। डाइवर्स के लिए यहाँ पर जो ये वर्ड है इसके हिंदी आप समझ सकते हैं इसका कि बट जाती हैं, दो भागों में विभक्त हो जाती हैं अथवा अलग हो जाती हैं या फैल जाती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सही समय पर निर्णय ना लिए जाएं तो क्या होता है। जैसे कि अगर भारत सरकार सही समय पर या राज्य सरकारें सही समय पर सही निर्णय ना लें तो क्या हो सकता है। अगर जैसे सरकार में कई बार गठबंधन की सरकार होती है तो जो राष्ट्रहित में निर्णय होते हैं वो निर्णय विपक्षी जो गठबंधन में पार्टियां रहती हैं, सहयोगी दल रहते हैं, उनके दबाव की वजह से सही समय पर उचित निर्णय नहीं लिए जाते हैं जो कि राष्ट्र हित को पीछे धकेलते हैं। और अगर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो वह राष्ट्र को आगे लेके जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि निर्णयों का कितना दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कवि सेकेंड स्टैंजा में कह रहा है, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पर कवि कह रहा है कि दूसरे दोहे में अर्थात सेकंड स्टैंजा में कवि कहता है कि और उसके बाद मैंने दूसरे पथ को भी बहुत देर तक निहारा। मतलब यहाँ पर ये दो पाठ बट गए थे तो कवि पहले एक पाठ को बहुत देर तक देखता है और जहाँ तक कि वो झाड़ियों में जाके विलुप्त नहीं होता था वहाँ तक कवि उसको देखता है, बहुत देर तक यहाँ पे खड़े होकर विचार करता है, फिर इसको देखता है बहुत देर तक, यहाँ तक कि यह पथ अथवा पगडंडी झाड़ियों में गुम नहीं हो जाती अथवा विलीन नहीं हो जाती, खो नहीं जाती या उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती, दिखाई देना बंद नहीं हो जाती, तब तक कवि देखता है। उसके बाद कवि सेकंड स्टैंजा में कहता है कि वह दूसरे पथ को बहुत देर तक देखता है, उस पर भी विचार करता है कि इस पर चलूँगा तो कैसा रहेगा अथवा इस राह पर अगर मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूँ तो क्या मुझे देखने को मिलेगा अथवा क्या अनुभव करने को मिलेगा, कैसी स्थिति होगी। तो ये सब कवि विचार करता है और कवि जब इतना सब कुछ सोचता है उसके बाद कवि को लगता है कि यही जो दूसरा वाला है यह शायद उचित पथ है, मतलब सही पगडंडी है, यह ज़्यादा लाभकारी होगा अथवा यह ज़्यादा अच्छी पगडंडी सिद्ध होगी प्रथम के मुकाबले अर्थात पहले रास्ते के मुकाबले। क्योंकि कवि देखता है कि यह जो रास्ता है यह रास्ता बहुत मतलब घास से युक्त है और घिसी हुई नहीं है। अर्थात घास जब ढेर सारे लोग अगर किसी पथ पर अर्थात पगडंडी रास्ते पर, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी पीली पीली पत्तियाँ भी गिरी हुई थी पेड़ पौधों के रास्तों पर, दोनों रास्तों पर समान रूप से, लेकिन पहले रास्ते पर कवि जब देखता है तो उसको दिखाई देता है कि पहले रास्ते पर जो घास फूस रहती है या पत्तियाँ जो गिली रहती हैं पीली पीली वो बहुत ज़्यादा मतलब घिसी हुई रहती हैं, दबी कुचली रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं, क्योंकि उन पे उस पथ पे से ढेर सारे यात्री गुजरे होते हैं, यात्रा किया होता है ढेर सारे यात्रियों ने। उसके बाद कवि जब दूसरे को देखता है तो इस पर जो पत्तियाँ अथवा घास फूस रहती हैं वे क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं अथवा बहुत कम घिसी रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं। तो इससे कवि अनुमान लगाता है कि इस रास्ते पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की है अथवा बिल्कुल भी लोगों ने यात्रा नहीं की है। तो कवि को लगता है कि यह घासदार है, मुलायम है और बहुत कम लोगों ने यात्रा इस पे की है इस पथ पर, तो मैं इसी पथ पर मैं भी चलता हूँ। तो कवि दूसरे पगडंडी को ज़्यादा बेहतर मानते हुए पहली पगडंडी के मुकाबले दूसरे पगडंडी पर चलना शुरू कर देता है। क्योंकि कवि को क्या लगता है, कवि को लगता है कि इसका बहुत कम लोगों ने उपयोग किया, क्योंकि जो दूसरी पगडंडी अथवा सड़क थी वह बहुत उबड़ खाबड़ और ज़्यादा उपयोग नहीं की गई थी क्योंकि उस पर घास घिसी हुई नहीं थी। उसके बाद कवि जब वहाँ से गुजरता है, यहाँ पर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, और जब कवि दूसरी पगडंडी से कुछ दूर जाता है तो उसको लगता है कि उसको यह मालूम होता है अर्थात उसको यह अनुभव होता है कि दूसरी पगडंडी भी
पहली पगडंडी के जैसी ही हो गई है, अर्थात पहली पगडंडी के समान ही उसको लगने लगता है, अनुभव होने लगता है। उसको लगता है कि जैसी पहली पगडंडी थी वैसे ही दूसरी पगडंडी भी कुछ दूर की यात्रा के बाद उसको प्रतीत होने लगती है। तो कवि सेकंड स्टैंजा में यही कह रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको अगर मान लीजिए आप जीवन में कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ का जो आपका मालिक है अथवा बॉस है वह आपको डेली ढेर सारे काम दे रहा है, लेकिन आपको अच्छी पेमेंट भी दे रहा है। तो आपको लगता है कि यह मेरा शोषण कर रहा है, लेकिन आपको आपके काम के बढ़िया पैसे मिल रहे थे, तो आप वहाँ से रिजाइन करके दूसरे जगह जहाँ पे कम काम रहता है आप वहाँ पे चले जाते हैं। शुरू शुरू में आपको अच्छी पेमेंट मिलती है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी ढेर सारा वर्कलोड मिलने लगता है और पेमेंट इंक्रीजमेंट मतलब वेतन वृद्धि सही से नहीं होती। तो आपको लगता है कि यह दूसरा जो पद है यह भी पहले के ही जैसा हो गया है। तो कभी की भी कुछ ऐसी स्थिति है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग जीवन में कुछ फैसले लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि यह फैसला पहले वाले से कुछ बेहतर होगा, लेकिन कुछ दिनों अथवा महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा जो हम लोगों ने निर्णय अथवा फैसला लिया वह भी प्रथम के समान ही है। तो यहाँ पर कवि भी यही बता रहा है कि उसको लगा कि दूसरा पथ थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद अथवा यात्रा करने के बाद उसको लगता है, प्रतीत होता है कि दूसरी जो पगडंडी है वह भी प्रथम पगडंडी के समान ही है। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट नोइंग हाउ वे लिस्ट ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। इन पंक्तियों के माध्यम से इस दोहे में कवि कहता है कि उस सुबह, अर्थात कवि जिस सुबह टहलने जाता है उस सुबह कवि देखता है उस छोटे से पीले जंगल में अथवा झाड़ झंखालियों में कि उस सुबह जो दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर समान रूप से ढेर सारी पीली पीली पत्तियां पेड़ पौधों से टूटकर बिखरी पड़ी हैं, और उस पर दूसरे जो पथ है उस पर किसी भी यहाँ पर जो यात्री हैं उन्होंने अभी तक ट्रेवल नहीं करा था। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, अथवा बहुत ही कवि यही बता रहा है यहाँ पर कि उस सुबह जिस सुबह वह टहलने जाता है उस सुबह दूसरे पगडंडी पर बहुत ही कम यात्रियों ने यात्रा की थी, अथवा बहुत ना के बराबर यात्रियों ने यात्रा की थी, क्योंकि वहाँ की जो घास फूस अथवा पीली पत्तियाँ थी वो घिसी हुई नहीं थी, ट्रॉडन अर्थात घिसी हुई या रगड़ी हुई या समतल की हुई, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो एकदम ताज़ा ताज़ा पत्तियाँ थी जो घास फूस से जो घिसे हुए नहीं थे। कवि को ऐसा प्रतीत होता है दूसरे पथ पर, और पहले पथ को भी वह ऐसा ही कहता है कि पहले पथ पर भी समान रूप से पत्तियाँ बिछी हुई हैं, दूसरे पथ पर भी कवि यही बताता है यहाँ पर। उसके बाद कवि कहता है, ओ अरे मैंने पहले वाले पगडंडी को किसी अन्य दिन के लिए चयनित करके रख लिया अथवा सुरक्षित करके रख लिया कि मैं आज के सुबह के दिन जो टहलने जाऊंगा वह मैं दूसरे पगडंडी पर जाऊंगा और पहले पगडंडी पर मैं किसी अन्य दिन जाऊंगा। तो कवि यही कहता है। उसके बाद कवि कहता है कि हाँ, मैं यह जानते हुए भी कि किस प्रकार रास्ता आगे बढ़ रहा है और मैं अपने ऊपर संदेह कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर संदेह कर रहा हूँ कि क्या मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा, और जो मैंने पहले पगडंडी को सुरक्षित करके रख लिया है कि मैं उस पर चलूँगा किसी दिन, क्या मैं वापस आके उस पर चल भी पाऊँगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो आप जो फैसले नहीं ले पाते हैं कि आप सोचते हैं कि यह जो मैंने फैसला लिया है इसका सही असर या सही प्रभाव मेरे जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप उस फैसले से वापस आ पाते हैं। बहुत कम लोग ही वापस आ पाते हैं, अधिकांश लोग नहीं अपने फैसले को पलट पाते हैं या उसके विरुद्ध जाकर नया फैसला नहीं कर पाते। तो अधिकांश लोग वापस उस पथ पर अथवा उस मोड़ पर नहीं आ पाते जहाँ से वह दूसरे फैसले को फिर से ले सके। यहाँ पर कवि जो रास्ता है वह फैसले को के संदर्भ में बोला है। जो दो रास्ते हैं वह जीवन में जो निर्णय लेने होते हैं उन क्षणों को प्रदर्शित कर रहा है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता के बीच में अनबन होती है तो अगर सही समय पर दोनों पति पत्नी अर्थात आपके माता पिता बैठ कर अच्छे से एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, और जब माता पिता के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी तो इसका बच्चों पर और परिवार पर गलत
प्रभाव पड़ेगा। तो अगर माता पिता में दोनों लोग सोचे कि आज नहीं बात करते हैं, किसी और दिन बात करेंगे, ऐसे टालते रहेंगे, तो समय बीतता रहेगा और उनके बीच मनमुटाव और दूरियां बढ़ती जाएंगी, जिसका कि नकारात्मक प्रभाव आप समझ सकते हैं परिवार पर, समाज पर ही पड़ेगा। तो और कुछ समय के बाद दोनों में अहंकार अर्थात ईगो की फीलिंग आ जाएगी और दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे, चाह कर भी नहीं वापस आ पाएंगे उस क्षण पर कि बात करेंगे। तो जो उन्होंने सोचा कि मैं किसी दिन बात करूंगा, तो वापस वो उस समय पर नहीं आ पाएंगे और बात नहीं करेंगे। इससे परिवार में दरार आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी फैसले को सोचते हैं कि मैं उस समय के बाद ले लूँगा, तो ऐसा बहुत ही कम हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब अपने ईगो अहंकार को मतलब समाप्त कर सकते हैं अथवा उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो वही ऐसे फैसले वापस आकर ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते। अब हम लोग आगे देखते हैं कविता को। यहाँ पर जो लास्ट स्टैंजा है हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। I shall be telling this with a sigh. Samuel aged and aged hands to lows divulged in the yellow wood, and I took the one less travelled by, and that had made all the difference. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अंत में कवि एक आह भरते हुए, जो आप समझ सकते हैं, या सुकून अथवा शांति अथवा खुशी के साथ आह भरते हुए कि बहुत ही समय पहले मैंने एक बहुत ही शानदार अथवा सुंदर निर्णय लिया था। अगर सही निर्णय लिया होगा तो खुशी में आह भरते हुए अपने आगे जो पीढ़ी होगी अथवा लोग होंगे उनको बताता होगा, अथवा बहुत ही उदासी और निराशा दुख के साथ बताता होगा कि ओह मैंने उस समय गलत निर्णय ले लिया था, जो कि आज मैं अपने जीवन में भोग रहा हूँ अथवा जीवन में इतना परेशान हूँ और मेरा परिवार भी मेरे साथ परेशान है, क्योंकि मैंने अपने जवानी के दिनों में सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। तो आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया तो आप भी खुशी के साथ आह भरते हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ अपनी यादों को बांटेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे। नहीं तो दुख के साथ अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे। क्योंकि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आपने सही समय पर पढ़ाई की होती तो आपका जीवन आज कुछ और होता। और बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को टाल देते हैं कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको प्रथम दिन से धीरे धीरे ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में आप जो प्लान बनाते हैं वो ज़्यादा आपको अच्छा साबित नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बहुत ही ग्रेट रिजल्ट देती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कवि अंत में एक आह भरते हुए खुशी के साथ या उदासी के साथ, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, के साथ यह कहता है कि मैंने जीवन के किसी मोड़ पर अथवा किसी क्षण समय पर मैंने ये फैसला लिया और इस कारण अर्थात उस फैसले से, उस निर्णय से आज वर्तमान में मेरी यह स्थिति अथवा दशा है। अगर सकारात्मक फैसला और सकारात्मक निर्णय रहा होगा तो सकारात्मक दशा में होगा वह व्यक्ति जिसने उस समय पर निर्णय लिया होगा, और इस समय वह सकारात्मक दशा में होगा। अगर व्यक्ति ने नकारात्मक फैसले लिए होंगे अथवा निर्णय लिए होंगे तो उस समय इस समय कवि अपने वृद्धावस्था में अथवा अपनी इस दशा में नकारात्मक अथवा बुरी दशा स्थिति में होगा, उदासी की, दुख की स्थिति में होगा। यही इस पंक्तियों के माध्यम से बताया जा रहा है। और कवि कहता है कि उस समय मेरे लिए गए निर्णय से ही यह सारा अंतर मतलब सफल में आ जाता है। अर्थात जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर आपने सही निर्णय लिया तो आप खुशियों के द्वार तक पहुंचेंगे, आपका परिवार भी खुशियों के द्वार तक रहेगा, आपसे जुड़े हुए लोग भी द्वार खुशियों के साथ रहेंगे। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो आपके साथ जुड़े हुए लोग और आप और सब लोग दुख में रहेंगे। तो इस समय जो निर्णय लिया जाता है, इस समय पर वह निर्णय ही सारा अंतर पैदा कर देता है। अगर आपने इधर जाने का निर्णय लिया तो आप क्या होंगे, खुश होंगे। अगर आपने इधर जाने का निर्णय लिया था तो आप बहुत उदास होंगे। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं इस कविता को। यह कविता केवल दो रास्तों के बारे में नहीं है, यह कविता अगर आप इसको सही अर्थों में समझने की कोशिश करें तो जीवन में लिए गए फैसलों के विषय में है।
और कवि की जगह आप स्वयं को समझ सकते हैं और उन रास्तों को आप अपने द्वारा लिए हुए निर्णयों अर्थात आपके सम्मुख जो विकल्प प्रस्तुत होते हैं कि आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन से फैसले लेने चाहिए, कि कौन से फैसले उचित हैं, वह रास्ते फैसलों को अथवा निर्णयों को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अबाउट द पोएट अर्थात कवि के विषय में थोड़ी सी जानकारी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1963 एडी तक इनकी जीवन लीला थी, अर्थात 1874 में ये पैदा हुए थे, 1963 एडी में इनका डेथ हुआ था। वाज अ वेरी पॉपुलर अमेरिकन पोएट, यह एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे, प्रसिद्ध थे लोगों के बीच में। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द कंट्री साइड, और वह बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली रिगार्डेड बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे अथवा माने जाते थे फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, अपने यथार्थवादी विवरण, इसको आप वास्तविक विवरण भी कह सकते हैं, या सही और सटीक ढंग से जो कल्पना अपनी सजीव कल्पना को कविताओं के माध्यम से प्रेजेंट करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। कंट्री साइड के लिए हिंदी में ग्रामीण क्षेत्र अथवा ग्रामीण इलाका भी कह सकते हैं। जैसे अपने देश में गांव होता है, तो गांव अमेरिका में जो कंट्री साइड अर्थात अमेरिका के जो ग्रामीण इलाके थे उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे लोगों के बीच में, क्योंकि यह जीवन से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन से संबंधित एकदम सजीव चित्रण कविता के माध्यम से उकेर देते थे, प्रदर्शित कर देते थे लोगों के बीच में अपनी कविताओं के माध्यम से। उसके बाद आगे बताया जा रहा है, ही हैड द ऑनर ऑफ रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री, और इन्हें 4 बार पुलित्जर जो सम्मान है, यह सम्मान रचना से संबंधित होता है। अगर आपने अच्छी रचनाएं की हैं तो आपको यह सम्मान प्रदान किया जाता है, पुलित्जर प्राइज। तो आप समझ सकते हैं यह लिटरेचर से संबंधित एक प्राइज होता है, अवार्ड होता है। तो इन्होंने इस प्राइज को, इस सम्मान को 4 बार रिसीव किया, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्री साइड की रियलिस्टिक लाइफ के डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट किया है अपनी कविताओं के माध्यम से, कि इन्हें 4 बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स आर द रोड नॉट टेकन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी ली, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, अर्थात बर्फीली शाम के द्वारा किसी जंगल में ठहराव के विषय में जो कविता है। मेंडिंग वाल, इसको आप समझ सकते हैं कि दीवार की मरम्मत करना, और यहाँ पर मेंडिंग मीन्स मरम्मत करना अथवा बनाना अथवा रिपेयर करना, वाल आप समझ सकते हैं दीवार, तो दीवार की मरम्मत करना यह एक कविता। इसका अर्थ दीवार की मरम्मत नहीं, इसका अर्थ है कि अपने जीवन में हम लोग कैसे सही और गलत के विषय में मरम्मत करते हैं, इस सब के बारे में जब ये कविता आएगी हम लोग इन सब कविताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड फायर एंड आइस, और आग और बर्फ अर्थात जवानी और बुढ़ापा या वृद्धावस्था आप समझ ही सकते हैं, जीवन की रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन से संबंधित है। तो इन सब कविताओं के बारे में हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आप मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप अधिक से अधिक वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, जब आप अधिक कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको रिकमेंड करता है, और जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगी नए वीडियो बनाने में। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया क्योंकि वॉच आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो को रिकमेंड करें। मैं स्मार्ट पैनल पे पढ़ाने का इच्छुक हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप मुझे डोनेशन कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें आप अपने हिसाब से कुछ पैसों का डोनेशन मुझे कर सकते हैं। इस UPI ID पे आप स्कैन करके मुझे हेल्प कर सकते हैं, और जैसे ही मेरे पास अच्छा सा डिजिटल बोर्ड हो जाता है तो मैं आपको मैथ्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स
के ढेर सारे वीडियो रेगुलर तौर पर प्रदान करने लगूंगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।